मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं सहकारी समिति। सहकारी समिति का उद्देश्य, सहकारिता का अर्थ एवं परिभाषा, सहकारी संगठन के लक्षण। इससे पहले के वीडियो में क्या क्या को जाना था, तो साझेदारी फर्म का पंजीयन, साझेदारी सलेख विलेख, उनकी अंतर्निहित बातें और साझेदारी फर्म का विघटन एवं फर्म के विघटन की रीतियाँ, इन सब का हमने क्या किया था, अध्ययन किया था। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सहकारी समिति। तो देखिए, सहकारी समिति है क्या? तो व्यवसाय में ईमानदारी, मानवीयता व सामाजिक उत्तरदायित्व शब्द क्रमशः क्या होते जा रहे हैं, विलुप्त होते रहे हैं। ऐसी स्थिति में सहकारी संस्थाएं समाज कल्याण में कारगर सिद्ध हो गए हैं। तो देखिए, सहकारी संगठन का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? तो सहकारिता संगठन का प्रादुर्भाव इंग्लैंड में, जर्मनी में हुआ है। इंग्लैंड व जर्मनी में हुआ है। इंग्लैंड के रॉबर्ट ओवन, फ्रांस के फोरियर, जर्मन के सुलजे आदि ने सहकारिता के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया। सर्वप्रथम इंग्लैंड में 1844 में प्रथम सहकारी भंडार रोसेडेल सोसाइटी ऑफ इनविटेबल पायोनियर्स की स्थापना की गई। अब हम देखते हैं सहकारी संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखिए, विभिन्न व्यापारिक संगठनों में व्याप्त बुराइयों को दूर करने, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने, व्यापार में अनावश्यक मध्यस्थों को समाप्त करने के उद्देश्य से सहकारी संगठन की आवश्यकता महसूस की गई। सहकारिता समानता के सिद्धांत पर आधारित है। पूंजी व श्रम के मध्य को कम करने के उद्देश्य भी सहकारिता की आवश्यकता को क्या किया गया है, स्वीकार किया गया है। तो सहकारिता का मूल मंत्र क्या है? केवल सेवा एवं सहयोग की भावना को बढ़ाना है। इस कारण ही विश्व में सहकारिता संगठन को पर्याप्त समर्थन प्राप्त हो रहा है, जिससे इनकी लोकप्रियता क्या होते जा रही है, बढ़ते जा रही है। भारत जैसे गरीब एवं विकासशील राष्ट्र के लिए, जहां गरीब व अशिक्षित जनता का शोषण हो रहा था, वहां सहकारिता का विशेष महत्व है। भारत सरकार द्वारा भी सरकारी संगठनों को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। ये क्या हो गया, हमारा संगठन की आवश्यकता। अब हम देखते हैं सहकारी संगठन के उद्देश्य क्या है। तो सहकारिता का मूल उद्देश्य या लक्ष्य प्रत्येक सबके लिए, सब प्रत्येक के लिए है। इसी आधार पर सहकारी संगठन के निम्न उद्देश्य बताए गए हैं। देखो क्या बोला गया है, प्रत्येक सबके लिए एवं सबके लिए, प्रत्येक सबके लिए एवं सब प्रत्येक के लिए है। ये क्या बोला जा रहा है, उनका मूल्य उद्देश्य बताया जा रहा है। लेकिन इसके अंतर्गत और मूल्य बातों को, किन किन चीजों को शामिल किया गया है? तो पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था की बुराइयों को दूर करने के लिए एवं व्यापार के आवश्यक मध्यस्थों को समाप्त करने के लिए, कमजोर एवं गरीब उपभोक्ताओं के शोषण को रोकने के लिए, अच्छी वस्तु उचित मूल्य पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने के लिए, समाज में व्यावसायिक जनप्रतिनिधि व्यवस्था को बढ़ाने के लिए, सहकारिता के महत्व का प्रचार प्रसार करने के लिए एवं सहकारी संगठन का उद्देश्य लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए, समाज कल्याण को करना एवं निम्न वर्ग की पूंजी को बढ़ाना, इन सभी उद्देश्यों को लेते हुए सहकारी संगठन की स्थापना की गई। अब हम सबसे पहले देखते हैं सहकारिता का अर्थ एवं परिभाषा। ठीक है, तो सहकारिता का अर्थ एवं परिभाषा क्या है? तो देखिए, मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि सहकारिता है क्या। तो सहकारिता दो शब्दों से मिलकर बना है, सह प्लस कारिता। अर्थात सह का अर्थ क्या होता है, साथ साथ, और कारिता का अर्थ केवल क्या किया गया, कार्य करने से बताया गया है। इस प्रकार सहकारिता का अर्थ क्या बोला जा रहा है, मिलजुल कर कार्य करने से है। अर्थात आपको समझ आ गया होगा कि सहकारिता का अर्थ क्या है। तो सहकारिता का अर्थ मिलजुल कर कार्य करने से लगाया गया है। ठीक है, सहकारिता का सामान्य अर्थ है सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पारस्परिक सहयोग से कार्य करना। क्या कहलाता है, हमारा सहकारिता है। अर्थात व्यावसायिक जगत में यह व्यावसायिक संगठन का एक क्या है, स्वरूप है, जिसमें व्यक्ति अपने आर्थिक हितों की समानता के आधार पर स्वेच्छा से संगठित हो जाते हैं। यह हो गया सहकारिता। तो मेरे ख्याल से सबको सहकारिता की परिभाषा समझ आ गया होगा कि सहकारिता है क्या। तो सहकारिता मिलजुल कर कार्य करने से लगाया गया है। अब देखिए, सहकारिता का मूल मंत्र क्या है। तो एक सबके लिए और सब एक के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, पारस्परिक सहायता एवं स्वयं की सहायता के लिए, लाभ के स्थान पर सेवा एवं प्रतिस्पर्धा के स्थान पर सहयोग करने के लिए। उसी प्रकार से देखिए, हमने सभी, अब देखते हैं हम सहकारिता की परिभाषा निम्न विद्वानों के अनुसार से
इन विद्वानों के अनुसार से क्या क्या बताया गया है? तो प्रोफेसर कलवर्ट के अनुसार से सहकारिता का परिभाषा बताया गया है कि सहकारिता संगठन का एक ऐसा स्वरूप है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने आर्थिक हितों की प्रगति के लिए समानता के आधार पर ऐच्छिक रूप से परस्पर क्या होते हैं? संयुक्त होते हैं। ठीक है। प्रोफेसर सेलिगमैन ने भी कहा कि सहकारिता का अभिप्राय अपने प्राविधायक अर्थ में उत्पादन एवं वितरण में प्रतिस्पर्धा का त्याग करना और इसी प्रकार के मध्यस्थों को समाप्त करना, ये उनके अनुसार हो गया। उसी प्रकार से प्रोफेसर प्लूकेट के अनुसार बोला जा रहा है कि सहकारिता संगठन क्या बोला जा रहा है? सहकारिता संगठन द्वारा प्रभावशील बनाई गई आत्म क्या है? एक सहायता है। उसी प्रकार से प्रोफेसर एच हैरी के अनुसार तो सहकारिता स्वेच्छा से संगठित उन व्यक्तियों का कार्य है जो अपनी सम्मिलित शक्ति या संसाधनों का उपयोग अपने परस्पर प्रबंधन के अंतर्गत सामान्य लाभ या हानि के लिए करते हैं। अब इसी में है सहकारिता योजना समिति 1946 के अनुसार उनका परिभाषा। तो क्या बोला जा रहा है? सहकारिता एक ऐसा संगठन है जिसमें व्यक्ति स्वेच्छा के आधार पर अपनी आर्थिक उन्नति के लिए सम्मिलित होते हैं। अर्थात इन सभी परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि सहकारिता एक ऐच्छिक संघ है जिसमें सीमित साधन एवं आय वाले व्यक्ति पारस्परिक सहयोग द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए संगठित होते हैं। चूंकि यह आर्थिक दृष्टि से क्या होता है? शक्तिहीन है। लोगों का संगठन है जो आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली मनुष्यों के अनुरूप लाभ प्राप्ति के लिए संगठित किया जाता है। ये क्या हो गया हमारा सहकारिता का परिभाषा अनेक विद्वानों के अनुसार। अब इसी के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, तो देखिए सहकारी समिति साधारणतः सीमित साधनों वाले उन व्यक्तियों का एक संगठन है जो एक समान आर्थिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए स्वेच्छा से मिलते हैं और प्रजातांत्रिक रूप में नियंत्रित व्यावसायिक संगठन के निर्माण द्वारा आवश्यक पूंजी को समान अंशदान देकर प्राप्त करने और संस्था के जोखिम द्वारा लाभों में उचित हिस्सा स्वीकार करते हैं। अब इसका आदर्श परिभाषा बोला जा रहा है तो सहकारिता साधन विहीन और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का एक क्या है? संगठन है जो अपने आप को साधन संपन्न बनाना चाहते हैं ताकि वे सभी लाभ प्राप्त कर सकें। ठीक, जो शक्तिशाली मनुष्यों को क्या है? प्राप्त है। तो ये क्या हो गया हमारा सहकारिता का अर्थ एवं परिभाषा। सहकारी संगठन के उद्देश्य अर्थात सहकारिता और सहकारी संगठन क्या है? दोनों एक ही शब्द के समानार्थी शब्द कहलाते हैं। समझते हैं हम सहकारी संगठन के लक्षण या विशेषताएं। तो देखिए सहकारी संगठन या सहकारी उपक्रम के लक्षण क्या क्या है? तो पहला है आपका स्वैच्छिक संगठन, अर्थात क्या बोला जा रहा है? सहकारी संगठन एक स्वैच्छिक संगठन है क्योंकि व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से सदस्य बनता है, सदस्य बनने के लिए बाध्य नहीं उसे किया जाता है। ठीक है। दूसरा है यदि कोई व्यक्ति सदस्य बनना चाहता है तो उसे रोका भी नहीं जा सकता, यही स्वेच्छा का आशय है। ठीक। दूसरा है पूंजी अंशों के विक्रय से, अर्थात संगठन का आशय पूंजी का संचयन एवं एकत्रीकरण सदस्यों को बेचे गए अंशों की प्राप्ति से किया जाता है। तीसरा है समान अधिकार, तो सदस्यों को मतदान का समान अधिकार प्राप्त होता है, अर्थात प्रत्येक सदस्य को केवल एक मत देने का अधिकार होता है, भले किसी सदस्य के पास एक से अधिक अंश क्यों न हो, लेकिन उसे केवल क्या है? केवल एक मत देने का अधिकार है, मतलब सभी को समान अधिकार प्राप्त किया गया है। ठीक है। अब चौथा है प्रबंधन लोकतांत्रिक, तो सहकारी संगठन का प्रबंधन एवं संचालन लोकतांत्रिक होता है क्योंकि प्रत्येक सदस्य का एक मत होता है बोला जा रहा है। सदस्यों द्वारा चयनित सदस्य समिति के रूप में ही कार्य का क्या करते हैं? संचालन करते हैं, इसलिए प्रबंधक क्या है? लोकतांत्रिक है। पांचवा है आपका नगद व्यापार, तो क्रय विक्रय रोकड़ के आधार पर होता है। जो नगद व्यापार है किसके आधार पर होता है? क्रय विक्रय और पूंजी के आधार पर होता है। इससे न तो अशुद्ध ऋण की समस्या उत्पन्न होती है और न ही इसके आरक्षित रखने की आवश्यकता होती है। छठवा है आपका सेवा भाव, तो इसका उद्देश्य अपने सदस्यों की सेवा करना है, ना कि क्या करना है? लाभार्जन करना है। सहकारिता इस उद्देश्य विशेषता को प्रोफेसर तालमाकी ने भी अपने सुंदर ढंग से व्यवस्थित किया है कि सहकारिता एक व्यवसाय मात्र नहीं वरन व्यवसाय एवं सेवा का क्या है? एक मिश्रण है तथा इस मिश्रण के फलस्वरूप निष्ठा, भाईचारा और समूह की भावनाएं क्या होती है? उत्प्रेरित होती है। सातवां इसी के अंतर्गत लाभांश का बंटन, इसमें कंपनियों के समान बढ़ोतरी या अतिरिक्त लाभ को लाभांश के रूप में सदस्यों को उनकी अंश पूंजी के अनुपात में क्या किया गया है? विभक्त किया गया है। आठवां है समान हितों की वृद्धि में लिए, तो सहकारी संगठन में सदस्यों को समान अधिकार होता है और अर्जित लाभ का समानता के आधार पर विभाजन होते रहता है। इस प्रकार समान आर्थिक दृष्टि में क्या होती है? उनकी हितों में वृद्धि होती है। नौवां है मध्यस्थों का उन्मूलन, तो सहकारिता के प्रादुर्भाव का कारण प्रमुख मध्यस्थों का क्या है? उन्मूलन है। सहकारी समितियों का संबंध सीधे उत्पादकों या विनिर्माताओं से होता है, इस प्रकार इस संगठन में मध्यस्थों का कोई स्थान
नहीं है। और 10वां आते हैं हम निगमित संस्था। तो एक कंपनी की भांति सहकारी समितियां भी निगमित संस्था है। इनका पंजीयन भारतीय सहकारी समिति अधिनियम 1912 या राज्य सहकारी अधिनियम के अधीन होता है। पंजीयन के पश्चात इन्हें पृथक वैधानिक अस्तित्व प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। 11वां है आपका संचित कोष। तो प्रत्येक सहकारी संस्था को अपने लाभ का 25% भाग संचित कोष में जमा करना आवश्यक होता है। ठीक। अब 12वां आते हैं हम सहकारिता में सहकारिता, अर्थात सहकारिता का यह नवीन उद्देश्य है जिसके तहत सहकारी समितियों के माध्यम से सहकारिता की भावना का विस्तार करना है, जिससे सेवा एवं सहयोग की भावना क्या हो सके, प्रोत्साहित किया जा सके। अर्थात ये सब क्या हो गया हमारा सहकारी संगठन के लक्षण। हम सहकारिता के सिद्धांत। तो देखिए, सहकारिता के आधारभूत सिद्धांतों के अंतर्गत सहकारिता के सिद्धांतों पर चर्चा करते हुए फ्रेडरिक निकल्सन भी कहते हैं कि सहकारिता इस सिद्धांत पर आधारित है कि जो कार्य एक अकेला और शक्तिहीन व्यक्ति नहीं कर सकता वह पारस्परिक सहयोग एवं सभी की सहायता से कर सकता है। वे भौतिक साधन प्राप्त कर सकते हैं जो केवल धनी और शक्तिशाली व्यक्तियों को ही प्राप्त है, और इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों का पूर्ण विकास कर सकता है। अर्थात सहकारिता का कुछ आधारभूत सिद्धांत है जिनकी उपेक्षा करने पर सहकारी आंदोलन की सफलता क्या होती है, संदिग्ध है। इसे सहकारी आंदोलन या सहकारिता का आधारभूत सिद्धांत भी कहते हैं, जिसके अंतर क्या क्या है, स्वेच्छा से निर्माण, अर्थात यह स्वेच्छा से निर्मित संस्था है। ठीक है। इसका निर्माण आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। प्रत्येक कार्य में मित्रता बरती जाती है ताकि कम व्यय में हो। सभी सदस्यों के अधिकार समान होते हैं। सदस्य परिचित होते हैं तथा कार्य में सरलता होती है। सदस्यों का एक दूसरे से व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण होता है। संपूर्ण कार्य लोकतांत्रिक होता है, जैसे प्रत्येक सदस्य का एक मत तथा सदस्यों द्वारा कार्यकारिणी का गठन एक पदाधिकारी के चयन के द्वारा किया जाता है। एवं सभी सदस्य परस्पर सहयोग से क्या करते हैं, कार्य करते हैं। सदस्यों के हितों की रक्षा की जाती है। सहकारी समिति की स्थापना कर वे अपने हितों की रक्षा करते हैं। ठीक है। और प्रथम सेवा फिर लाभ के सिद्धांत पर सहकारिता संगठन क्या होती है, आधारित है। अर्थात ये सब क्या हो गया हमारे सहकारिता के आधारभूत सिद्धांत। समझते हैं हम सहकारी समिति का गठन। तो देखिए, सहकारी समितियां दो प्रकार की होती है। एक तो होती है साख समितियां और दूसरा होती है गैर साख समितियां। देखो, इन दो मुख्य वर्गों के अंतर्गत अनेक समितियां हैं। इन सभी समितियों के पंजीयन की विधि एक समान है। ठीक है। भारत में सहकारी समिति की स्थापना कब की गई थी, तो भारतीय सहकारी अधिनियम 1912 या उसे विशिष्ट सहकारी प्रादेशिक अधिनियम के अंतर्गत होती है, जिसके अंतर्गत क्या है, पहला सदस्य संख्या, अर्थात सहकारी समिति के निर्माण के लिए कम से कम 10 वयस्क व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। ठीक। दूसरा है उपनियमों का निर्माण। तो समिति के लिए उपनियमों का निर्माण किया जाता है और यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें समिति का नाम, सदस्यता, सदस्यों का अधिकार एवं कर्तव्य, पदाधिकारियों का चयन, पूंजी की व्यवस्था आदि के संबंध में नियम बनाए जाते हैं। यह महत्वपूर्ण प्रलेख है जिसमें 10 सदस्यों के हस्ताक्षर होते तथा पंजीयक को स्वीकृति प्रदान करने के लिए प्रस्तुत करते हैं। तीसरा बताया गया इसी के अंतर्गत गठन में, तो न्यूनतम पूंजी की राशि बैंक में जमा करना, अर्थात न्यूनतम पूंजी की राशि सहकारी बैंक में जमा करना। यह न्यूनतम पूंजी की राशि उन व्यक्तियों की राशि है जो समिति के निर्माण करने वाले 10 सदस्य क्या करते हैं, खरीदते हैं। चौथा है पंजीयन हेतु आवेदन। तो समिति के पंजीयन के लिए पंजीयक के पास निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र समिति के प्रबंधक के लिए बनाए गए नियमों की 2 प्रतियों के साथ प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। पहला है समिति का नाम, दूसरा समिति के उद्देश्य, तीसरा अंश पूंजी का निर्माण, चौथा समिति के सदस्यों के नाम एवं पते। पांचवा है पंजीयन शुल्क। तो सहकारी समितियां पंजीयन शुल्क के भुगतान से क्या है, मुक्त है। छठवा है समिति का पंजीयन। तो प्रस्तुत अभिलेखों से संतुष्ट हो जाने पर पंजीयक निर्माण पत्र एवं उपनियमों की एक प्रमाणित प्रति समिति को क्या करता है, भेजता है। सातवां है आपका पदाधिकारियों का चयन। तो समिति के पंजीयन के पश्चात सदस्यों का एक साधारण सभा आयोजित की जाती है जिसमें पदाधिकारियों का चयन किया जाता है। सभा की अध्यक्षता पंजीयक या उसके प्रतिनिधि करते हैं। ठीक है। जिसमें क्या क्या चुने जाते हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव एवं कोषाध्यक्ष क्या किए जाते हैं, उसमें पदाधिकारियों का चयन किया जाता है जिसमें इन सभी को शामिल किया जाता है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव एवं कोषाध्यक्ष। ठीक है। यह पदाधिकारी प्रबंध समिति एवं अन्य सदस्यों के प्रति
उत्तरदायित्व होते हैं। 8वां नए सदस्यों का प्रवेश। तो समिति के पदाधिकारियों के चयन के पश्चात इच्छुक व्यक्तियों को समिति का सदस्य क्या किया जाता है, बनाया जाता है। और कार्य का आरंभ। तो उपयुक्त क्रियाएं संपन्न हो जाने के पश्चात समिति अपना कार्य क्या कर सकते हैं, आरंभ कर देती है एवं समिति के पदाधिकारी समिति के नाम पर समस्त व्यापारिक कार्य क्या करते हैं, समझते हैं हम सहकारी समिति के गुण। तो पहला गुण है, देखिए सहकारी समिति की स्थापना क्या होता है, अत्यंत सरल होता है। अर्थात सहकारी समिति की स्थापना सरल होती है क्योंकि वैधानिक औपचारिकताओं का बहुत कम होता है। इसमें सिर्फ 10 सदस्यों के द्वारा समिति को गठित किया जा सकता है। पंजीयन शुल्क पर व्यय नहीं करना पड़ता है। समय एवं धन की काफ़ी बचत होती है, इसलिए इसका स्थापना क्या बोला जा रहा है, सरल है बोला जा रहा है। फिर दूसरा है सीमित दायित्व। तो सदस्यों का दायित्व क्या होता है, इसमें सीमित होता है। अर्थात क्रय विक्रय किए गए अंशों के अंकित मूल्य तक ही क्या होता है, उनका दायित्व होता है। तीसरा है स्थायित्व। तो देखिए सहकारी समिति के लाभ में समिति के पृथक अस्तित्व होने के कारण सदस्यों के छोड़ने एवं नए सदस्यों के आने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चौथा है प्रजातांत्रिक प्रबंधन। तो प्रत्येक सदस्य का एक मत होता है तथा पदाधिकारी का चयन सदस्य करते हैं। इस प्रकार समिति सिद्धांत पर व्यवहार दोनों से लोकतांत्रिक होता है। पांचवा बताया जा रहा है इसमें सामाजिक महत्व, पांचवा है मितव्ययिता। तो ठीक है, पदाधिकारी अवैतनिक होते हैं तथा इन व्ययों में भी मितव्ययिता बरती जाती है। छठवां है सामाजिक महत्व। तो नैतिक एवं शैक्षिक मूल्यों पर जोर दिया जाता है। गरीब एवं कमजोर वर्ग को संरक्षण प्रदान किया जाता है और समिति सहयोग एवं आत्मनिर्भरता के गुणों का विकास करती है। ठीक है, आयकर में छूट। सातवां आयकर में छूट। तो सहकारी समितियों की आय कर मुक्त होती है। ये आयकर में कुछ रियायतें प्रदान की जा सकती है। आठवां लाभांश का वितरण। सदस्यों का क्रय में छूट एवं वर्ष के अंत में अंश पूंजी के अनुपात में लाभ का हिस्सा मिलता है। 9वां सहकारी सहायता, सरकारी सहायता। तो सरकार से प्राप्त सहायता एवं संरक्षण इनको प्राप्त होता है। और 10वां है अन्य लाभ में। तो मध्यस्थों की समाप्ति, कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध हो जाता है, उचित मूल्य में वस्तुओं की प्राप्ति होती है, देश की आर्थिक प्रगति में सहायक है और शोषण से क्या होता है, इनको मुक्ति रहता है। समिति के दोष मतलब सहकारी समिति से सीमाएं और उसकी हानियां। तो पहला है उसका अकुशल प्रबंधन। तो देखिए सहकारी समिति के सदस्य प्रायः व्यावसायिक कार्यों में कुशल नहीं होते। इनका विपरीत प्रभाव समिति के प्रबंधन पर पड़ता है। सीमित वित्तीय साधन। तो समिति के वित्तीय साधन अपर्याप्त होते हैं जिसके कारण समिति का विकास नहीं हो पाता। प्रत्यक्ष प्रेरणा का अभाव। तो एकांकी व्यापार के साधन प्रत्यक्ष प्रेरणा का भाव नहीं होता अतः सदस्य रुचि से कार्य नहीं करते हैं जिसके नाम से उनको हानि उठानी पड़ती है। गोपनीयता का भी अभाव रहता है क्योंकि व्यवसाय के लिए कुछ सीमा तथा गोपनीयता आवश्यक है, इसमें उनका पूर्ण अभाव होता है। पांचवा है सदस्यों में सहयोग का अभाव। तो समिति के निर्माण के सदस्यों में सहकारिता का भाव होता है जो धीरे धीरे कम होते जाता है। मतलब पहले तो साथ में मिलकर कार्य करते हैं लेकिन जैसे जैसे परिस्थिति बदलते जाती है उनका सहयोग उनको कम प्राप्त होता है जिसके नाम से उनके सहयोगों में थोड़ा अभाव उत्पन्न होने लगता है। ठीक, अब छठवां है आपका हस्तक्षेप। तो सरकारी अधिकारियों के हस्तक्षेप व कुछ नियमों के कारण प्रत्येक सदस्य उदासीन हो जाते हैं। ठीक, सातवां है उधार सुविधा का अभाव। तो सहकारी समितियों में उधार विक्रय का कोई स्थान नहीं जिसमें विक्रय प्रभावित होता है। और अन्य दोष में बोला जा रहा है तो यह मात्र शहरों में लोकप्रिय हुआ है। व्यापार प्रचार न होने से सहकारिता भाव प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और समितियों के सदस्य पदाधिकारियों के मनमाने ढंग से कार्य करने के कारण विरोधी स्वर गूंजने लगते हैं। अर्थात ये सभी क्या हो गया, हमारा सहकारी समिति के दोष हो गए हैं। अब हमारा सहकारी समिति के प्रकार। तो देखिए सहकारी समिति या सहकारी संगठन के प्रकार दोनों समानार्थी हैं। भारत में विगत अनेक वर्षों में विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं। समस्त सहकारी समिति का वर्णन करना आवश्यक नहीं है जिसमें से मुख्य रूप से कौन कौन सा है। तो पहला सहकारी साख समितियां जिसके कितने प्रकार हैं, 2। तो सहकारी साख समितियों के 2 हैं, ग्रामीण और शहरी। उसी प्रकार से सहकारी विपणन समितियां, औद्योगिक सहकारी समितियां, उपभोक्ता सहकारी समितियां और 5वां है आपका बहुउद्देशीय साख समितियां। अन्य सहकारी समितियों के अंतर्गत भी इसमें शामिल किया गया है तो गृह निर्माण, दूध एवं डेयरी सहकारी, मत्स्य पालन सहकारी, सरकारी वन उपभोक्ता भंडार, गृह निर्माण समितियां, ये सब क्या है उसके प्रकार है। लेकिन मुख्य रूप से हम 5 प्रकारों को समझते हैं जिसमें से पहला है आपका सहकारी साख समितियां। तो देखिए यह सहकारी समितियां अपने सदस्यों की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गठित की जाती है। इसके सभी सदस्य अपना अपना धन लगाते हैं। इस प्रकार जो समितियां अपने सदस्यों को
उचित दर पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराती है। इन्हें क्या कहते हैं हम? सहकारी साख समिति कहते हैं। ये समिति ग्रामीण क्षेत्रों व शहरी क्षेत्रों में गठित की जाती है। इसके आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका ग्रामीण साख समितियाँ, जो क्या है तो ग्रामीण लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति अर्थात कृषि कार्यों के लिए आवश्यक धन सामग्री की पूर्ति करने के उद्देश्य से इन समितियों का निर्माण किया जाता है। गाँव की ये समितियाँ रैफॉसिन मॉडल के आधार पर संचालित की जाती हैं। इन्हें ग्रामीण प्राथमिक साख समितियाँ कहते हैं। इनके द्वारा कृषकों को अल्पकालीन ऋण उचित दाम पर खाद्य कृषि यंत्र, उत्तम किस्म का बीज, अनाज, मिट्टी का तेल, बच्चों के लिए कॉपी, साबुन या कपड़ा आदि भी प्राप्त होता है। शहरी साख समितियों में क्या है तो ये समितियाँ मध्यम एवं उच्च वर्गीय शहरी लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गठित किया जाता है। ये समितियाँ शुल्क मॉडल के आधार पर संचालित की जाती है, जिसमें कृषि साख समिति व गैर कृषि साख समितियां होती हैं। गैर कृषि सहकारी समिति शहरी क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है तथा कृषि साख समितियों के अंतर्गत बैंकिंग कार्य जैसे भूमि विकास बैंक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक आदि आते हैं। अब दूसरा देखते हैं हम सहकारी समिति के प्रकार में, तो सहकारी विपणन समितियां। तो देखिए इन समितियों की स्थापना उत्पादकों तथा उत्पादित अथवा विनिर्मित माल को लाभपूर्ण कीमत पर विक्रय करने के उद्देश्य से की गई है। ये कृषि उपज सहकारी समिति अर्थात कृषि उपज मंडी एवं औद्योगिक विपणन सहकारी समिति, बुनकर एवं हाथ करघा समिति के आधार पर कार्य करती है। ठीक है। अन्य सहकारी विपणन समितियों में लघु उद्योग, कुटीर उद्योग चलाने वाले उद्योगों की समितियां शामिल की जाती है, जैसे कला एवं शिल्प समिति, बांस सामग्री समिति, गृह उद्योग आदि। अब देखते हैं सहकारी समिति के प्रकार में तीसरा है औद्योगिक सहकारी समितियां। ठीक है। तो ये वे समितियां हैं जो उत्पादन का कार्य तथा सेवा संबंधित कार्य या दोनों कार्य करती हैं। उत्पादन का कार्य जैसे छोटी छोटी वस्तुओं का उत्पादन करना तथा यथा बुनकर समिति, हाथ करघा समिति, काष्ठ कला समिति आदि। सेवा संबंधित कार्य भी ये निर्मित वस्तु को क्रय एवं मात्र विक्रय करती है। यह उत्पादक के साथ मिलकर उनका सहयोग कर सेवा कार्य करती है। इस प्रकार छोटे छोटे उत्पादक आपस में मिलकर इन समितियों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। चौथा है आपका उपभोक्ता सहकारी समितियां। तो ये समितियां उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए उद्देश्य से की जाती है। इन समितियों या भंडार की स्थापना उपभोक्ता स्वयं करते हैं। वास्तव में ये फुटकर व्यापार का आधुनिकतम प्रारूप है। इसके अंतर्गत समिति का निर्माण कर आवश्यक वस्तुओं को सीधे उत्पादक से क्रय कर उचित मूल्य में उपभोक्ता को उपलब्ध कराते हैं। इसे उचित मध्यस्थों पर होने वाला काम न होने पर वस्तुएं सस्ती दर पे प्राप्त हो जाती है। ठीक है। जिसे इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार भारत जैसे देश में जहां कुछ व्यवसायी अपनी ईमानदारी के लिए अविश्वसनीय है, वहां उपभोक्ता भंडारों के लिए पर्याप्त कार्य क्षेत्र उपलब्ध है। ऐसी समितियां कपड़े, किराना सामग्री, अन्य अनाज, कॉपी, किताब आदि का क्या करते हैं? विक्रय करते हैं। और पांचवा देखते हैं हम बहुउद्देशीय साख समितियां। तो ये समितियां एक से अधिक उद्देश्यों के लिए स्थापित की जाती है, इसलिए इन्हें बहुउद्देशीय समिति कहते हैं। अर्थात क्या बोला जा रहा है? एक उद्देश्य को लेकर नहीं, अनेक उद्देश्यों को लेकर इनका स्थापना किया जाता है, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? हम बहुउद्देशीय समिति कहते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं। इनमें ऋणों की आवश्यकता पूरी करने, कृषि उपकरणों की पूर्ति करने या कृषि एवं उपभोग योग्य वस्तुओं की पूर्ति करने के लिए समिति गठित की जाती है। तो ये सब हमने क्या समझा अभी? सहकारी समिति के प्रकार, जिसमें से आपने मुख्य रूप से 5 प्रकार को समझा है, लेकिन इसके और बहुत सारी समितियां हैं। जैसे आपने नाम सुना ही होगा, गृह निर्माण सहकारी समितियां, दुग्ध एवं डेयरी सहकारी समितियां, मत्स्य पालन सहकारी समितियां, सहकारी वन्य उपभोक्ता भंडार और गृह निर्माण समितियां। यह हो गया क्या? हमने आज क्या क्या पढ़ लिया? सहकारी समिति का दोष, लाभ, हानि, उसका प्रकार आदि का हमने क्या किया? आज अध्ययन किया।